नमस्कार। विश्व भूगोल में शुरुआती 5 अध्याय पढ़ाने के बाद मैं आपके साथ मानचित्र पर काम कर रहा हूँ। एशिया का मानचित्र मैंने खत्म कर दिया है। यूरोप के मानचित्र का भाग 1 मैंने समाप्त कर दिया है। यूरोप के मानचित्र के भाग 2 पर काम करना बाकी है। इसके बाद यूरोप मानचित्र आप अच्छे से समझ जाएंगे। आप मेरे साथ साथ 10 मिनट देखकर प्रत्येक वीडियो, मानचित्र का जो भी 10 मिनट का वीडियो है, प्रत्येक वीडियो को मुझे फॉलो करिए। ऐसा करने से न केवल आपको भूगोल में मजा आएगा, भूगोल में सभी अध्याय आपको जो आगे जो भी मैं अध्याय पढ़ाने वाला हूँ, पर्वत, पठार, नदी, खनिज, औद्योगिक क्षेत्र, सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा आपको। इससे पहले लेकिन मानचित्र पर वर्क करना, काम करना मेरे साथ जरूरी है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में अगर 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है, 150 प्रश्नों का, तो उसमें से लगभग 35 से 40 और कभी कभी तो 45 से 50 सवाल भी भूगोल से आते हैं। भूगोल को कभी भी कम महत्व मत समझिएगा। भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिना भूगोल को समझे ना आप इतिहास समझ सकते हैं, नहीं इतिहास समझेंगे तो शासन व्यवस्था और संविधान नहीं समझ पाएंगे। भूगोल सभी विषयों का रीढ़ है। आप भूगोल समझते हैं मतलब हर विषय पर आपकी पकड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप मानचित्र भाग 2। ये है यूरोप की मुख्य भूमि। यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में पुर्तगाल तक, यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में स्पेन और पुर्तगाल तक यूरोप की मुख्य भूमि। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। फ्रांस को आप ये देख रहे हैं, ये फ्रांस है। फ्रांस के उत्तर में समुद्र है। यूरोप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। फ्रांस के उत्तर में उत्तरी सागर है। फ्रांस के उत्तर में जो सागर है उसे उत्तरी सागर कहते हैं, नॉर्थ सी। लेकिन फ्रांस के उत्तर में एक द्वीप दिखाई दे रहा है, 2 द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। इसे हम ब्रिटिश द्वीप समूह कहते हैं। क्या? ब्रिटिश द्वीप समूह। फ्रांस और ब्रिटिश द्वीप समूह के बीच में सकरा समुद्र है, 40 किलोमीटर चौड़ा। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 40 किलोमीटर सकरा समुद्र है। उसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल। तो पहले हम द्वीपों के बारे में बताते हैं। ये छोटा वाला द्वीप है, इसे हम आयरलैंड कहते हैं। और जो लंबा सा द्वीप है इसे हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। आपने अक्सर यूके का नाम सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम। फिर ये यूनाइटेड किंगडम कहाँ से आ जाता है? कभी आपने गौर किया है यूनाइटेड किंगडम कैसे बनता है? आयरलैंड का जो उत्तरी हिस्सा है, आयरलैंड का उत्तर वाला हिस्सा लीजिए, ऊपर उत्तर होता है, आयरलैंड का हमने उत्तरी हिस्सा ले लिया। जब आप उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को सामूहिक रूप से हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बराबर ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, दोनों को हम सामूहिक रूप से यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, अर्थात यूके। अब आप जान गए कि यूके क्या होता है। यूके उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को सामूहिक रूप से कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन को आप ध्यान से देखिए, लंदन समुद्र तट पर नहीं है। लंदन समुद्र तट के भीतर मुख्य भूमि के अंदर कौन सी नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर है। लंदन समुद्र तट पर नहीं होकर टेम्स नदी के तट पर है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन तट पर है, लेकिन लंदन तट पर नहीं है, टेम्स नदी के तट पर है। ब्रिटिश द्वीप समूह या पहले ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो सकरा समुद्र है उसे हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। इसे डोवर जल संधि भी कहते हैं। एक ही समुद्र को इंग्लिश चैनल भी कहते हैं और डोवर जल संधि भी कहते हैं। जल संधि क्या होता है? 2 बड़े समुद्रों को मिलाने वाला जो सकरा समुद्र होता है, 2 बड़े समुद्रों को मिलाने वाला सकरा समुद्र जो होता है उसे हम जल संधि या जलडमरू बोलते हैं। उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर को मिलाने वाला जो सकरा समुद्र है उसे हम डोवर जल संधि कहते हैं। यानी डोवर जल संधि किसे मिलाता है? उत्तरी सागर को और अटलांटिक महासागर को।
किसे अलग करता है? ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से। डोवर जल संधि ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। समझ में आ गया? फ्रांस यूरोप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। फ्रांस यूरोप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पर है? इसका उत्तर आप ढूंढिएगा, जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर है? उत्तर आप ढूंढिए, मैं अगले वीडियो में जवाब दूंगा। फ्रांस के पश्चिम में कौन सा देश है? स्पेन। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक पर्वत है, उसे हम पिरेनीज पर्वत कहते हैं। पिरेनीज। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक पर्वत है, उसे हम पिरेनीज पर्वत कहते हैं, सीमा के साथ साथ ऐसे। तो पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। फ्रांस, ये इटली, भूमध्य सागर की बढ़ा हुआ जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं इटली। यहां से लेकर फ्रांस और इटली के बीच में सीमा पर जो पर्वत है उसे हम क्या कहते हैं? आल्प्स। फ्रांस और इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वत है। ये एस लिखा है बीच में, एक देश है एस अर्थात स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत। जूरा। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत है। यह जर्मनी, जेएम अर्थात जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वासजेस पर्वत है। वासजेस। फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वासजेस पर्वत है। फ्रांस स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत। फ्रांस और इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत। फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वासजेस पर्वत। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है? उत्तर पिरेनीज। ऐसा भी पूछा जाता है कि पिरेनीज पर्वत किन दो देशों को अलग करता है, या पिरेनीज पर्वत किन दो देशों की सीमा पर है? उत्तर में दो देशों का विकल्प रहेगा, आपको चुनना होगा फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। तो मैं जो भी बोल रहा हूं ये आपके लिए नोट है, सिर्फ सुनना नहीं है, इसे नोट बनाकर लिखना है। लगातार आप इस चीज को लिखते जाइए, आपके पास एक समग्र संपूर्ण नोट्स तैयार होगा मानचित्र का, जो कि आपके किसी भी प्रतिस्पर्धी की तुलना में बहुत ही आगे का नोट होगा। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली को अलग करता है। जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। वासजेस पर्वत फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है। फ्रांस यूरोप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। सभी पर्वतों के नाम यहां लिखे हैं, पिरेनीज, आल्प्स, जूरा, वासजेस, जो कि फ्रांस के चारों तरफ अलग अलग देशों से फ्रांस को अलग करते हैं। फ्रांस के पूर्व में तीन देश दिखाई दे रहे हैं आपको। उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर में, फ्रांस के पूर्वोत्तर में तीन देश हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तीन खाने आपको दिख रहे हैं। फ्रांस के उत्तर में और जर्मनी के पश्चिम में तीन देश हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इन्हें हम साथ साथ बेनेलक्स कहते हैं। BENELUX, बेनेलक्स। BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड, लक्स से लग्जमबर्ग। बेल्जियम, ने नीदरलैंड, लक्स से लग्जमबर्ग, बेनेलक्स। बेल्जियम, नीदरलैंड, नीचे लग्जमबर्ग, छोटे छोटे देश हैं उत्तरी सागर के तट पर। उत्तरी सागर के तट पर दो ही देश हैं, बेल्जियम और नीदरलैंड। बेनेलक्स में बेल्जियम और नीदरलैंड उत्तरी सागर के तट पर है, लेकिन लग्जमबर्ग
तट पर नहीं है, अर्थात भूमिबद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश है, स्थल से घिरा हुआ। बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग अर्थात बेनेलक्स को नीची भूमि का देश कहा जाता है। इनकी भूमि काफी नीचे है। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इनकी जो भूमि है समुद्र तल से काफी नीचे है। दरअसल हुआ क्या कि इन देशों के पास जो बेनेलक्स देश हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग, इन देशों के पास खेती कर जनसंख्या तो यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूरोप में जनसंख्या औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन इनके पास खेती की भूमि नहीं थी और न ही उद्योग बसाने के लिए, नगरों का विकास करने के लिए जमीन की कमी थी। तो खेती और उद्योग के लिए इन्हें जमीन चाहिए थी, बेनेलक्स को। तो बेनेलक्स ने क्या किया कि समुद्र तट पे जो जल होता है, समुद्र में कुछ किलोमीटर अंदर जाकर एक दीवार खड़ी की, स्टील की दीवार समझ लीजिए। समुद्र में कई किलोमीटर अंदर जाकर इन्होंने स्टील की दीवार खड़ी की और स्टील के इस पार के समुद्री जल को ढकेल कर पीछे कर दिया, स्टील के उस पार दीवार के। तो इधर का जल हटाकर उधर फेंक देने से जमीन मिल गई, वहां पर ये खेती करते हैं उस जमीन में। मैं जो कहना चाहता हूं, कल्पना करिए कि समुद्र तट है, समुद्र तट के उस पार समुद्र है, तो खेती कहां करेंगे? तो समुद्र के अंदर जाकर एक दीवार खड़ी की और इस पार का पानी दीवार के उस पार फेंक दिया। इससे इन्हें खेती करने के लिए जमीन मिल गई, लेकिन वो जो जमीन है वो समुद्र तल से नीचे चली गई, इसलिए उसे हम नीची भूमि का देश कहते हैं। बेनेलक्स को नीची भूमि का देश कहते हैं। नीदरलैंड, नीदरलैंड में मैंने दो गोले बनाए हैं। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, तट पर है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम तट पर है। एम्स्टर्डम के बगल में नीदरलैंड में एक और महत्वपूर्ण शहर है, बहुत बड़ा बंदरगाह है, इसे हम रॉटरडम कहते हैं, रॉटरडम। नीदरलैंड का जो रॉटरडम बंदरगाह है वो यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है। रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा जहाजों का आना और जाना, यानी इधर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अमेरिकन देशों के साथ व्यापार हो या दक्षिण में भूमध्य सागर के दक्षिण में कौन सा देश महाद्वीप है? भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका है और इधर एशिया है। यानी अफ्रीका और अमेरिकन महाद्वीपों के साथ और यूरोप के अन्य देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है ये एम्स्टर्डम। यानी यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम। ठीक है, नीची भूमि का देश। स्पेन को देखिए ध्यान से। स्पेन का दक्षिणी सिरा आप देख रहे हैं, कॉर्नर की तरह निकला हुआ है, ये इसको हमने लाल कर दिया। स्पेन का दक्षिणी सिरा हमने लाल कर दिया। स्पेन का जो दक्षिणी भूभाग है बिल्कुल कॉर्नर में, स्पेन के दक्षिणी भूभाग को हम जिब्राल्टर कहते हैं। क्या नाम है उसका? जिब्राल्टर। है तो ये स्पेन में, लेकिन इस पर स्पेन का अधिकार नहीं है जिब्राल्टर पर। जिब्राल्टर पर राजनीतिक अधिकार यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। ध्यान रहे, जिब्राल्टर पर राजनीतिक अधिकार यूनाइटेड किंगडम का है। जिब्राल्टर के दक्षिण में और अफ्रीका के उत्तर में यहाँ पर जो मोरक्को लिखा हुआ है, मोरक्को अफ्रीका का देश है। यानी स्पेन और मोरक्को के बीच में सकरा समुद्र है। यह है भूमध्य सागर और इधर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में जो सकरा समुद्र है उसे हम क्या कहते हैं? जलसंधि। उसे नाम देते हैं जिब्राल्टर जलसंधि, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर में स्पेन में जिब्राल्टर नामक जगह है, इसलिए हमने इस जगह को जिब्राल्टर जलसंधि नाम दिया। जिब्राल्टर संधि किन दो देशों को अलग करता है? स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को। किन दो समुद्रों को जोड़ता है? भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को। समझ में आ गया? आइए आगे। यूरोप में स्कैंडिनेवियाई देश हैं, इसे स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप कहते हैं। स्कैंडिनेविया के दक्षिण में जो समुद्र है उसे क्या नाम देते हैं? बाल्टिक सागर। पहले वीडियो में भी बताया है कि स्कैंडिनेविया के दक्षिण में बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के तट पर यहाँ पर तीन छोटे छोटे देश हैं, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। लिथुआनिया
लाटविया, एस्टोनिया। इन तीनों देशों को हम सम्मिलित रूप से बाल्टिक देश कहते हैं, क्योंकि तीनों बाल्टिक सागर के तट पर हैं। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, तीनों को हम सम्मिलित रूप से बाल्टिक देश कहते हैं। ठीक है। दुनिया के दो सबसे छोटे देश यूरोप में ही है। दुनिया के दो सबसे छोटे देश यूरोप में है। सबसे छोटा देश दुनिया में कौन सा है? वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, और दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको। दुनिया के दो सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी और मोनाको यूरोप में है। वेटिकन सिटी कहाँ है? दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इटली, देख रहे हैं? इटली के अंदर स्थलरुद्ध है। इटली के अंदर बसा हुआ है, इटली के बीचों बीच। वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, इटली के भीतर स्थलरुद्ध है। वास्तव में वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम आप देख रहे हैं, रोम भी तट पर नहीं है, तट से थोड़ा अंदर पड़ता है रोम। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम की सीमा, देख रहे हैं रोम की सीमा, जहां तक इसका विस्तार है। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम की सीमा के भीतर बसा हुआ देश है। इस तरह से वेटिकन सिटी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो शहर के भीतर बसा हुआ है। दुनिया का एकमात्र शहर के भीतर बसा हुआ देश क्या कहलाता है? वेटिकन सिटी कहलाता है। एकमात्र शहर के अंदर बसा हुआ देश का उदाहरण है। वेटिकन सिटी का जो क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का सबसे छोटा देश, यानी 1 वर्ग किलोमीटर भी क्षेत्रफल नहीं है, 0.44 वर्ग किलोमीटर है। वेटिकन सिटी न केवल क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, बल्कि जनसंख्या में भी सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी की जनसंख्या केवल 618 है, सॉरी 840। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जिसमें वर्तमान में लगभग 840 लोग रहते हैं। देश में केवल 840 लोग। ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा देश यहां मैंने लिखा है, वेटिकन के बाद दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको। मोनाको ये फ्रांस है, ये इटली है। फ्रांस और इटली की सीमा पर, फ्रांस और इटली की सीमा पर, ये फ्रांस और इटली की सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर, फ्रांस और इटली की सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर जो देश है उसे मोनाको कहते हैं। यानी मोनाको फ्रांस और इटली की सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ देश है। इटली में 2 स्थलरुद्ध देश हैं। एक तो मैंने वेटिकन सिटी बताया जो दुनिया का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश है। इटली में 2 स्थलरुद्ध देश हैं, एक वेटिकन सिटी और दूसरा सैन मैरिनो। यहां पर है सैन मैरिनो, पूर्वी तट पर। दुनिया के 2 स्थलरुद्ध देश इटली के भीतर है, सॉरी इटली के भीतर 2 स्थलरुद्ध देश हैं, एक वेटिकन सिटी और दूसरा सैन मैरिनो। वेटिकन सिटी रोम के भीतर बसा हुआ है, राजधानी रोम के भीतर, और सैन मैरिनो इटली के पूर्वी तट पर है। समझ में आ गया? यानी इटली के भीतर भी 2 देश हैं, एक वेटिकन सिटी, दूसरा सैन मैरिनो। मोनाको पर हमने चर्चा की थी अभी, इटली और फ्रांस की सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर। मोनाको दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसिटी, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो आप कहेंगे मोनाको, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। ठीक है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, छोटे देशों का जिक्र आया है तो एशिया का सबसे छोटा देश क्या है? मैंने एशिया पढ़ाया था तो वहां पे इस बात का जिक्र नहीं कर पाया, अभी याद आया। एशिया का सबसे छोटा देश क्या है? पता करिए, गूगल सर्च मारिए, मानचित्र में देखिए। मैं इसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। ये आपका होमवर्क है। ये है JM, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड। JM अर्थात जर्मनी। जर्मनी में एक पर्वत है, ये काला काला डॉट डॉट देख रहे हैं, ये पर्वत है, इसे हम कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है।
जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डेन्यूब नदी निकलती है और काला सागर में गिरती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डेन्यूब नदी निकलती है और काला सागर में आकर, ब्लैक मतलब काला, ये ब्लैक लिखा हुआ है, काला सागर में आकर गिरती है। सवाल पूछा जाएगा कि डेन्यूब नदी किस पर्वत से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से। डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी दुनिया की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पहले 5 राजधानियों, 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। गोल गोल देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है और इसके बाद काला सागर में गिरती है। ये 5 राजधानियों का नाम क्या है? वियना, ब्रातिस्लाविया, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। डेन्यूब नदी जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है और काला सागर में गिरती है। ये 5 राजधानियां हैं क्रमशः वियना, ब्रातिस्लाविया, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। 5 देशों की राजधानियां हैं। अब चूंकि काला सागर में गिरने वाली नदी का जिक्र आ गया है, डेन्यूब नदी है, तो कैस्पियन सागर में भी 2 नदियां गिरती हैं, उसका जिक्र हम यहाँ पे कर दें। मैं आपको बता दूं कि झील, नदियां, पर्वत, पठार अलग से अध्याय होंगे इनके। पर्वत अध्याय अलग होगा, पठार अलग होगा, रेगिस्तान अलग होगा, मैदान का अध्याय अलग होगा, नदियों का अध्याय अलग होगा, झीलों का अध्याय अलग होगा, समुद्रों का अध्याय अलग होगा, सागरों, महासागरों, खाइयों, सबका अध्याय अलग अलग होगा। लेकिन आप मानचित्र पढ़ रहे हैं, मैं आपको महाद्वीपों और देशों से परिचित करवाना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में मानचित्र घूमने लगे। एक बार इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं सभी अध्याय पढ़ाऊंगा। मैंने नदियों का जिक्र, यूरोप में बहुत सी नदियां हैं, नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी नदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं देशों के बारे में परिचय दे रहा हूँ, उनकी सीमाओं के बारे में। पर्वतों का जिक्र फ्रांस के चारों तरफ आया जरूर, पिरेनीज, आल्प्स, लेकिन पर्वत पर जब मैं अध्याय पढ़ाऊंगा तो उसमें पर्वत का विस्तृत परिचय आपको दूंगा। अभी तो मेरा उद्देश्य है ताकि आपके दिमाग में ये मानचित्र बस जाए। बहुत सारे फैक्ट भी आपको मिल रहे हैं जो आपने कभी शायद ही सुने होंगे, क्योंकि आपने शायद खुद इतना वर्क नहीं कर पाया होगा मानचित्र में, और किताबों में ये सब बातें मिलती नहीं है। तो जो बता रहा हूं उसे क्रमशः लिखते जाइए, देखिए क्या कमाल होगा एग्जाम हॉल में। तो नदियों का जिक्र आया तो कैस्पियन सागर में भी 2 नदियां गिरती हैं, परिचित करा दूं। यूराल पर्वत से निकलकर जो नदी कैस्पियन सागर में गिरती है उसे यूराल नदी कहते हैं। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में 2 नदियां गिरती हैं, यूराल नदी और वोल्गा नदी, यहाँ लिखा हुआ है। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी वल्दाई हिल, वल्दाई पर्वत, वल्दाई पहाड़ी, मैंने क्या लिखा? वल्दाई, वल्दाई। तो वोल्गा नदी वल्दाई हिल से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। देखिए, वोल्गा और यूराल दोनों नदियां उत्तरी कैस्पियन सागर में गिरती हैं, कैस्पियन सागर के उत्तरी तट पर गिरती हैं। आपने इसके पहले एशिया के मानचित्र में मैंने बताया कि कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा झील है, दुनिया का बृहत्तम झील है, सबसे बड़ा, लेकिन कैस्पियन सागर खारा झील है। तो 2 नदियां जब उत्तर में, वोल्गा नदी और यूराल नदी जब उत्तर में अपना जल गिराती हैं तो नदियों का जल ताजा होता है, फ्रेश जल होता है, नमकीन या खारा जल नदियों का नहीं होता है। तो ताजा जल 2 नदियों द्वारा गिराए जाने के कारण उत्तरी कैस्पियन सागर में जल का खारापन काफी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कैस्पियन सागर में ज्यादा खारापन क्यों दक्षिणी कैस्पियन सागर में मिलता है? दक्षिणी कैस्पियन सागर में ज्यादा खारापन, उत्तरी कैस्पियन सागर में कम खारापन। क्यों? क्योंकि 2 नदियां अपना ताजा जल गिराती हैं, वोल्गा और यूराल। वोल्गा किस पर्वत से निकलती है? वल्दाई पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया यूरोप पार्ट 1 के बाद यूरोप पार्ट 2। यूरोप का मानचित्र खत्म। हालांकि अलग अलग अध्यायों को आगे पढ़ाते समय जब अध्याय शुरू होंगे तो फिर से आप सारे, हम मानचित्र के माध्यम से ही सारी पढ़ाई करवाने वाले हैं। मानचित्र खत्म नहीं हुआ है, परिचय खत्म हुआ है। तो यूरोप पार्ट 1 के बाद यूरोप पार्ट 2 खत्म। कैसा लगा?
इस पे आप नोट्स तैयार करिएगा, उसे दोहराइएगा। जो प्रश्न दिमाग में बनेंगे आप कमेंट में पूछिएगा। जरूर मैं दिन में 1-2 बार देख लेता हूँ कि कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं पड़ा है जिसका उत्तर देने योग्य है। अगर देने योग्य होता है तो मैं जरूर देता हूँ। कैसा लगा, मेरे साथ साथ बने रहिए। 10 या अधिकतम 15 मिनट की वीडियो मैं बना रहा हूँ। 24 घंटे दिन भर के कैसे निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। आप मेरे साथ रोज ये 10-15 मिनट देंगे तो यकीन मानिए न केवल आपकी पर्सनालिटी ज्ञान में बहुत उछाल आएगा और एग्जाम हॉल में आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आपका समय अच्छा हो जाए। नमस्कार।